हेलो स्टूडेंट। हम इम्यूनोलॉजी के वीडियो की सीरीज़ में इससे पहले जो वीडियो था उसमें इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात की थी, या जो स्वभावजन्य प्रतिरक्षा होती है, रोधक क्षमता होती है, जो प्राणियों में प्राकृतिक रूप से जन्म से ही पाई जाती है, के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम उपार्जित या अनुकूली जो प्रतिरक्षा, जैसे एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है या इन्नेट जो इम्यूनिटी होती है वो इनबॉर्न होती है, स्वाभाविक नेचुरल होती है, या फिर कहें जेनेटिक जो मेकअप होता है जीव का, उस पर निर्भर करती है। और जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें प्रतिजनों की पहचान नहीं होती, ना ही कोई विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया या एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती है। इसलिए जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। लेकिन जो उपार्जित या अनुकूलनी प्रतिरक्षा होती है या एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये प्रतिरोधक क्षमता प्राणी के जीवन काल में विकसित होती है और अनुभव पर आधारित होती है। अनुभव पर आधारित का मतलब है कि जीव जब किसी रोगाणु कारक या एजेंट के संपर्क में आता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो जो रेस्पॉन्स देता है, उस रेस्पॉन्स की मेमोरी उस जीव में बन जाती है। इसलिए ये क्या है, अनुभव पर आधारित है। प्राणी के जीवन काल के दौरान प्राप्त की गई या अर्जित की गई रोधक क्षमता को ही उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसे इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लगा के, और वैक्सीन लगा के जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये नेचुरल वैक्सीनेशन हो गया। यदि कोई रोगाणु कारक किसी व्यक्ति के शरीर में आया और वहाँ पर इम्यूनोजेनिक एक्टिव रिएक्शंस हुई तो क्या हो गया, एक नेचुरल वैक्सीनेशन हो गया, तो इसको इम्यूनाइजेशन भी कहा जाता है। यह वह प्रतिरक्षा है, यानी ये उपार्जित जो प्रतिरक्षा है जो एक बार किसी सूक्ष्मजीव के शरीर में प्रवेश करने या उसके द्वारा उत्पन्न जो मेटाबॉलिक पदार्थ हैं उनकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राणी द्वारा विकसित की जाती है। यानी या तो कोई जीव बॉडी के अंदर आया तो उससे कोई प्रतिक्रिया हो, या फिर उस पैथोजन या एजेंट की जो उपापचयी क्रिया का कोई प्रोडक्ट है, जैसे टॉक्सिन्स हैं, उसके प्रति कोई रिएक्शन बॉडी के अंदर हो तो जो ये रिएक्शन होगी, है ना, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिरक्षा विकसित होगी वही क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। चूंकि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये किसी जीव विशेष के विरुद्ध विकसित या अर्जित की गई प्रतिरोधकता होती है, इसलिए इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी या अनुकूलित प्रतिरक्षा, एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। उपार्जित जो प्रतिरक्षा है इसके अंतर्गत रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने के उपरांत विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज या जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं, इम्यून सेल्स हैं, उनका विकास होता है जो उनके विरुद्ध सक्रिय होकर शरीर को, बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अतः यह प्रतिरक्षा जीवाणु विशिष्ट होती है ना। ये इस तरह की जो इम्यूनिटी है वो किसी स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट होती है। वो जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, उसके प्रति विशिष्ट होगी। तो जो उपार्जित प्रतिरोधक क्षमता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं।
क्या विशेषताएं होती हैं? एक तो विशिष्टता होती है, स्पेसिफिसिटी होती है, यानी जो उपार्जित प्रतिरोधकता है वो सामान्य प्रतिरोधकता की अपेक्षा कहीं अधिक विशिष्ट होती है, जिसके अंतर्गत शरीर में विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जो कि किसी खास या विशेष रोगाणु या उसके द्वारा उत्पन्न जो टॉक्सिन्स हैं उनके विरुद्ध सक्रिय होती है। ये जो बाह्य पदार्थ होते हैं, यानी कोई भी जीवाणु हो सकता है या उसका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो सकता है, उससे अनुक्रिया फलस्वरूप जो लिम्फोइटिक टिश्यूज़ हैं, लसका ऊतक जो हैं, उनके द्वारा यानी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। ये जो पदार्थ बाहर से जाते हैं, जीवाणु या जीवाणु के कोई भी उसका एक ऐसा पार्ट जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन उत्पन्न कर सके, उसको हम प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, कोई भी बाह्य पदार्थ जो प्रतिरक्षी जो क्रियाएं हैं उनको शुरू कर सके उसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। और इनके विरुद्ध जो बॉडी में प्रोटीन बनते हैं लिम्फोसाइट द्वारा, उनको एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी काय कहते हैं। ये विशिष्ट प्रकार की गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं जो इन एंटीजन्स जिनके विरुद्ध इनका निर्माण किया गया है उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। इसलिए इनमें क्या होती है? स्पेसिफिसिटी होती है। तो जो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होती है? उसका क्या कैरेक्टर है? स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। तो उसमें क्या होगी? विशिष्टता होगी। दूसरा, ये जो इम्यूनिटी होती है उपार्जित, ये दीर्घकालीन होती है। तो इसका दूसरा जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है दीर्घकालीनता, यानी एंड्योरेंस। किसी रोगाणु विशेष के विरुद्ध शरीर में जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है वो लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं और उस व्यक्ति को लंबे समय तक रोग विशेष से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीसरा जो उपार्जित प्रतिरोधकता है उसकी विशेषता है विकास, डेवलपमेंट। शरीर में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका विकास प्राकृतिक संक्रमण द्वारा अथवा कृत्रिम रूप से कमजोर या मृत रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराने से टीकाकरण द्वारा होता है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या तो नेचुरल होगी या फिर आर्टिफिशियल होगी, जिसमें वैक्सीन यूज़ करते हैं। वैक्सीन में जीवित जीवाणु हो सकते हैं, मृत हो सकते हैं, एन्यूटेड हो सकते हैं। आपसे जैसे पहले किसी वीडियो में आपसे बात हुई है। तो इसका विकास क्या होगा? दो तरह का होगा। एक तो नेचुरली उपार्जित रोधक क्षमता, इस प्रकार की रोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से विकसित होती है। और ये फिर से दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव। सक्रिय प्राकृतिक उपार्जित जो रोधक क्षमता है वो भी फिर दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो तरल रोधक क्षमता जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरा कोश का मध्यित रोधक क्षमता या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो उपार्जित रोधक प्रतिरक्षा है इसका दूसरा प्रकार क्या होगा? कृत्रिम तरीके से, यानी वैक्सीन के माध्यम से। यानी कोई बाहर से हम क्या करें? एंटीबॉडीज को शरीर में प्रवेश कराएं, तो ये कैसी होगी? कृत्रिम उपार्जित रोधक क्षमता। ये जो होती है एंटीबॉडी के माध्यम से, ये क्या है? प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहता, इसलिए इसको हम अक्रिय या निष्क्रिय या पैसिव उपार्जित रोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है। चौथा जो लक्षण है उपार्जित इम्यूनिटी का वो है सेल्फ रिकॉग्निशन या स्वयं की पहचान, स्व पहचान। शरीर में उत्पन्न जो प्रतिरक्षी होते हैं या एंटीबॉडीज होती हैं या प्रतिरक्षी जो कोशिकाएं हैं, इम्यून सेल्स हैं, ये स्वयं के शरीर के अवयवों की पहचान कर सकने में सक्षम होती हैं। अदरवाइज क्या होगा? यदि सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन या एंटीबॉडी नहीं करेंगी तो जो शरीर के अंदर सेल्स हैं उनको डैमेज करेंगी।
इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक इसीलिए है ये कि इनमें क्या होता है, ये जो एंटीबॉडी बनती हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, इनमें स्वयं की पहचान या सेल्फ रिकॉग्निशन की क्षमता होती है और जिसके विरुद्ध ये कार्य करने के लिए बनी है उसी के विरुद्ध कार्य करेंगी। बॉडी के किसी पार्ट के विरुद्ध ये कार्य नहीं करती हैं या स्वयं के शरीर के जो स्वयं के अंग हैं उनके विरोध में इस तरह की एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं होता है। लेकिन पैथोजेनिक कंडीशन में, जिनको हम ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं या स्वयं प्रतिरक्षित रोग कहते हैं, उनमें इस तरह की स्वयं पहचान की प्रक्रिया असफल हो जाती है और कभी कभी ये एंटीबॉडी प्राणी या अपने ही स्वयं के शरीर के किसी ऊतक के विरोध में प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लग जाती हैं। यह स्थिति शरीर के लिए अत्यधिक घातक होती है। ठीक है, तो जो ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं उसमें जो सेल्फ रिकॉग्निशन है उसकी क्षमता में, उसकी जो कैपेसिटी है वो नहीं होती है। पांचवा जो करैक्टर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, वो है इनमें मेमोरी पाई जाती, स्मृति। यानी जब किसी रोगाणु या टॉक्सिन से बॉडी का सामना होता है तो जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाता है। इसके अलावा इस पूरी जो प्रतिक्रिया होती है, इसका एक लंबे समय तक बनाए रखने का इसमें मेमोरी या स्मृति बन जाती है। ठीक है, तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके 5 लक्षण हैं। विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, दूसरा दीर्घकालीनता, एंड्योरेंस। स्पेसिफिसिटी का मतलब विशिष्ट प्रकार की है ना, किसी विशिष्ट के प्रति विशिष्ट तरह की प्रतिरक्षी बनेंगी। दीर्घकालीनता यानी एंटीबॉडी लंबे समय तक शरीर में बनी रहेंगी। दूसरा डेवलपमेंट यानी विकास, यानी उपार्जित जो प्रतिरक्षा है उसका विकास या तो प्राकृतिक तरीके से हो सकता है जब कोई पैथोजन के संपर्क में आए, या कृत्रिम तरीके से वैक्सीन के द्वारा इसको विकसित किया जा सकता है। चौथा जो है स्वयं पहचान का है, यानी इनमें सेल्फ रिकॉग्निशन की क्षमता होती है। जो प्रतिरक्षी बनती है अपने शरीर के ऑर्गन्स को ये या उनके विरुद्ध ये नहीं बनती हैं। और जो 5वां लक्षण है वो इनका स्मृति या मेमोरी है, यानी एक बार किन्हीं रोगाणु या जो टॉक्सिन्स हैं उससे सामना बॉडी का होता है तो प्रतिरक्षी तंत्र इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और उसके साथ साथ इसकी स्मृति को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है या उपार्जित जो प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा है, ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, और सक्रिय प्रतिरक्षा यानी सक्रिय उपार्जित प्रतिरोधकता, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरी निष्क्रिय प्रतिरोधक क्षमता या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो सक्रिय उपार्जित प्रतिरोधकता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यह किसी रोगाणु विशेष के संक्रमण के पश्चात जो एंटीजेनिक स्टिमुलस होता है, यानी एंटीजेनिक जो उद्दीपन होता है, उसके प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक तौर पर बॉडी के अंदर विकसित होती है। इस क्रिया में संक्रमण से प्राप्त उद्दीपन के आधार पर ही शरीर विशिष्ट प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं या एंटीबॉडी जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, उनका निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार की जब इम्यूनिटी डेवलप होती है तो ये लंबे समय तक बनी रहती है। जब दूसरी बार प्राणी इसी प्रकार का जो एंटीजेनिक उद्दीपन प्राप्त होगा तो वो प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाती है। सक्रिय प्रतिरोधकता या प्राकृतिक जो सक्रिय प्रतिरोधकता है या एक्टिव जो इम्यूनिटी है, ये क्या होती है, नेचुरल होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को चेचक का संक्रमण हो जाए तो उसके शरीर में चेचक के रोगाणु के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। यदि दोबारा उस व्यक्ति पर चेचक या स्मॉल पॉक्स का संक्रमण हो जाए तो ये रोग नहीं होता है। उसकी बॉडी जो है ये रोग के लक्षण आएंगे उससे पहले उसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी।
और जो प्राकृतिक प्रकार की ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये शरीर में किसी रोगाणु के संक्रमण के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरा जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रकार, वो है निष्क्रिय उपार्जित इम्यूनिटी या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसमें बाहर से तैयार यानी रेडीमेड जो एंटीबॉडीज हैं वो व्यक्ति के शरीर में पहुंचाई जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का प्रतिजैनिक उद्दीपन नहीं होता है। इस प्रकार से जो इम्यूनिटी व्यक्ति के शरीर में होती है, उसमें सक्रिय एंटीबॉडीज़ क्रिया नहीं करती, बल्कि शरीर में बाहर से एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं। यानी शरीर स्वयं एंटीबॉडीज़ के निर्माण का काम नहीं करता, उत्पादन नहीं होता। ये प्रतिरक्षा प्राकृतिक और जो सक्रिय इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है, उसकी अपेक्षा एक तो प्रभावी कम होगी, दूसरी ये कम समय की या अल्पकालिक होती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत ना हो और कोई रोग अचानक से हो जाए, तो उसको इस तरह की जो पैसिव इम्यूनिटी है यानी बाहर से एंटीबॉडीज़ दे के रोगों को ठीक किया जाता है। यानी तैयार अवस्था में जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जबकि जो एक्टिव प्रकार की रोधक क्षमता है, उसमें बॉडी खुद एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन जो एक्टिव इम्यूनिटी है, उसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है, तो उसमें कुछ समय लगता है रिकवर होने में। और जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें तुरंत जो तैयार एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाली जाएंगी, वो अपना कार्य करेंगी, तो आदमी रिकवर जल्दी होगा। निष्क्रिय प्रकार की जो इम्यूनिटी है, इसमें लेटेंट पीरियड नहीं पाया जाता, इसलिए क्या जल्दी से काम करती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, उसमें लेटेंट पीरियड पाया जाता है, यानी कुछ समय तक एंटीबॉडीज अपना काम नहीं कर पाती हैं। लेकिन ये जो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये क्या होगी, अल्पकालिक होगी। तो इस तरह से ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको आपने जाना। यदि हम ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसकी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में थोड़ा अंतर करें या तुलना करें, तो पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन आपसे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सक्रिय और निष्क्रिय प्रकार की इम्यूनिटी में तुलना कीजिए या अंतर बताइए। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, उसमें क्या हुआ आपका, एक्टिव इम्यूनिटी में रोधक क्षमता व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून जो सिस्टम होता है उसके द्वारा विकसित की जाती है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है, उसमें व्यक्ति द्वारा निष्क्रिय रूप से बाहर से प्राप्त की जाती है। दूसरा, एक्टिव इम्यूनिटी में संक्रमण से जो स्टिमुलस प्राप्त होता है, उद्दीपन प्राप्त होता है, उसके द्वारा शरीर में उत्पन्न होती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में संक्रमण होने पर बाहर से तैयार अवस्था में व्यक्ति को एंटीबॉडी शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती हैं। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, वो लंबी अवधि तक प्रभावी या सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी अल्प अवधि तक या कम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, उसमें देखा कि जो रोधक क्षमता है या इम्यूनिटी उत्पन्न होने में थोड़ा समय लगता है, और जो ये समय लगता है उसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें इम्यूनिटी तुरंत प्रभावी हो जाती है, क्योंकि ये तैयार अवस्था में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती हैं। इसमें लेटेंट पीरियड नहीं होता है। अगला जो अंतर है दोनों के बीच में, एक्टिव जो इम्यूनिटी है उसमें स्मृति युक्त होती है, यानी मेमोरी होती है। और जब दूसरी बार इन्फेक्शन होता है, दूसरी बार जब संक्रमण होता है, तो या दूसरी बार जो उद्दीपन मिलता है, तो ये बहुत अधिक प्रभावी होती है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में स्मृति नहीं होती है, मेमोरी नहीं होती है, और ज़रूरत पड़ने पर
दोबारा से उसको पैसिव इम्यूनिटी तैयार एंटीबॉडीज़ ही देनी पड़ेंगी और पहले की बजाय ज़्यादा देनी पड़ सकती हैं। ठीक है, पहली खुराक जो दी है उसकी अपेक्षा दूसरी जो खुराक होगी वो कम प्रभावी होगी, इसलिए ज़्यादा देनी पड़ेंगी। और दूसरा जो है एक्टिव इम्यूनिटी है, इसके कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होते, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके कई बार नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सेल्फ रिकॉग्निशन है वो उसमें तो नेचुरली डेवलप होगा। एक्टिव इम्यूनिटी में तो सेल्फ रिकॉग्निशन डेवलप होगा, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें जो हम बाहर से देते हैं तो उसमें सेल्फ रिकॉग्निशन किसके लिए होगा, जिसमें उस एंटीबॉडीज़ को तैयार किया गया है, ना कि जिसको दिया जा रहा है उसके लिए। इसलिए कई बार इसके ऋणात्मक इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो जो कमज़ोर लोग हैं, जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसमें प्रभावी नहीं होता, और ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये उनमें काम कर जाती है। तो ये कमज़ोर व्यक्ति में भी क्या होती है, प्रभावी होती है। तो इस तरह से ये आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी समाप्त होती है। चलो इसमें थोड़ा सा आप जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी है, और जो इन्नेट इम्यूनिटी पहले आपने पढ़ी पिछले वीडियो में, उसमें भी थोड़ा अंतर कर लेते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी जन्मजात जो इम्यूनिटी प्रतिरक्षा होती है और जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में इनको हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफिसिटी है, तो जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है, जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है, वो पैथोजन एसोसिएटेड होती है ना। इसमें मतलब जीवाणु विशेष स्पेसिफिसिटी नहीं होती है ना, एक जीवाणु के जो बड़ा संघ है उसके विरुद्ध एक जैसी होती है। लेकिन एडेप्टिव होती है वो स्पेसिफिक एंटीजन्स जो माइक्रोब्स के होते हैं उनके अगेंस्ट होती है। दूसरा जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें डाइवर्सिटी, देखो पहला कैरेक्टर स्पेसिफिसिटी के आधार पर देख सकते हैं, तो इन्नेट होती है वो पैथोजन एसोसिएटेड होती है, जीवाणु की पहचान से संबंधित होती है, जबकि जो उपार्जित होती है वो एंटीजन के प्रति होती है ना। यानी एंटीजन क्या है, वो किसी माइक्रोब्स का कोई पार्ट जो सक्रिय, जो इम्यूनोजेनिक रिएक्शन शुरू कर सके। डाइवर्सिटी की बात करें तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है उसकी डाइवर्सिटी उसमें लिमिटेड होती है, जबकि एडेप्टिव में हाई डाइवर्सिटी होती है। जन्मजात जो प्रतिरक्षा होती है उसमें मेमोरी नहीं होती, स्मृति नहीं होती है ना, और जबकि जो उपार्जित है उसमें स्मृति रहती है। यानी वही रोगाणु जन दोबारा से संपर्क में आएगा तो वो बहुत तेज़ी से इम्यूनोजेनिक रिएक्शन होंगी। इन्नेट इम्यूनिटी में सेल्फ रिएक्टिविटी नहीं होती, यानी सेल्फ नॉन सेल्फ की रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि जो एडेप्टिव होती है उसमें भी सेल्फ नॉन सेल्फ की ज़रूरत पड़ती है, और परंतु सेल्फ रिएक्टिविटी इसमें भी नहीं होती। सेल्फ रिएक्टिविटी का मतलब सेल्फ नॉन सेंस, यदि होगी तो क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसीज़ होंगी। यदि हम दोनों के घटकों की बात करें तो जो जन्मजात इम्यूनिटी है उसके घटक हम लोगों ने देखे, जैसे त्वचा है, म्यूकोसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं, नॉर्मल फ्लोरा है वो भी कंप्लीट करता है, टेम्परेचर जैसे फीवर, पीएच, एंटीमाइक्रोबियल्स, साइटोकाइंस, ये सब क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी के घटक हैं। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हैं जो कि लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो क्या कप्लीमेंट्री सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, जो दो प्रकार का होता है, एक क्लासिकल कप्लीमेंट्री सिस्टम और दूसरा कैस्केड आधारित जो होता है। और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी या उपार्जित इम्यूनिटी है उसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। यदि सेल्स की बात करें तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें फैगोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स काम में आती हैं, ठीक है, ये यानी इम्यूनिटी प्रदान करती हैं बॉडी को। लेकिन जो उपार्जित
इम्यूनिटी है उसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। थैंक यू। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।